दोस्तों, क्या आपको मालूम है महाकुंभ का मेला क्यों लगाया जाता है? इसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा कहानी है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, जब अमृत मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी और बहुत सारे कई रत्न प्राप्त हुए थे, कामधेनु, गाय वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें से एक जो चीज़ प्राप्त हुआ था वो हुआ था अमृत कलश, यानी ऐसा घड़ा जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था। तो अमृत का मतलब होता है वो जिसको प्राप्त हो जाए, जो उसे पी ले, जो उसे छू ले, तो अमृत हो जाता, अमर हो जाता, अमृत को प्राप्त हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन के बाद। तो उस अमृत को लेने के लिए देव और असुर यानी देवासुर में युद्ध छिड़ गया, कौन लेगा ये, कौन लेगा ये। तो उसी दरमियान कोई कलश को देवता की तरफ खींच कर ले जाते थे, कोई कलश, उसी कलश को कभी राक्षस अपनी तरफ खींच के लेके भागते थे, आकाश मार्ग में उड़ जाते थे। ऐसी कहानी है। तो ऐसा हुआ कि अंत में राक्षसों की जीत हो गई और वो अमृत कलश राक्षस लेकर के अपने लोक में जा रहे थे। तभी जो है बहुत अनर्थ हो गया। तो भगवान इंद्र ने विष्णु को स्मरण किया कि भगवान ये अनर्थ हो जाएगा, राक्षसों को ये अमृत मिल गया तो ये सब दिन राक्षस अमर हो जाएंगे और इस धरती पे बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, इसे रोकिए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और उनका ध्यान विचलित किया राक्षसों का, और उनके हाथ से अमृत का घड़ा ले लिया। छलवश, मोहिनी नाम ही मोहिनी। तो उसी दरमियान अमृत के कलश से कुछ बूंद जो है धरती पर गिरी। उसमें से प्रमुख है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज जहाँ पे महाकुंभ अभी आयोजित किया जाता है। ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ ये अमृत के बूंद गिरे थे तो वहाँ वहाँ जो है सो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। खास करके माघ महीने में, हर एक वर्ष के माघ मास में वहाँ पे कुंभ स्नान का बड़ा महत्व है। तो वहाँ पे जैसे कुंभ मेला लगता है, उसके बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है, उसके बाद 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है। तो जो 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है वो प्रयागराज में लगता है, और बाकी अर्ध कुंभ मेला जो है सो अलग अलग 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और 12 साल में जो एक कुंभ मेला लगता है जिसे महाकुंभ बोला जाता है वो सिर्फ प्रयागराज में लगता है। यानी कि 12 वर्ष के बाद एक महाकुंभ मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में, यानी कि जिसको फॉर्मरली इलाहाबाद भी बोला जाता था, अब नाम बदल के हो गया है प्रयागराज। इसका पौराणिक नाम ही इस शहर का प्रयागराज है, तीर्थों का राजा यानी कि प्रयागराज। सभी तीर्थों का राजा इससे बोला जाता है प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है। तो 12 वर्ष में एक महाकुंभ होता है, लेकिन सन 2025 में ऐसा संयोग बना है कि 12 गुना 12 यानी कि 144 वर्ष के बाद यह संयोग हुआ है। इस दिन जो है सो अति विशिष्ट संयोग बना है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए हैं, और ये 13 जनवरी का दिन है, जिसकी गणना हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मकर संक्रांति के रूप में भी बोला जाता है, हर एक साल मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ये मेला का आयोजन शुरू हो गया है, यानी कि 13 जनवरी 2025 से, और यह मेला चलेगा 26 फरवरी 2025, यानी कि लगभग 45 डेज, 45 दिनों तक ये मेला चलेगा। और इस मेला में अनेक योग बन रहे, मौनी अमावस्या का योग बन रहा है, महाशिवरात्रि का एक तिथि आ रहा है। इसकी शुरुआती मकर संक्रांति से हुई थी, जिसमें बड़े बड़े अखाड़ों के संत, मुनि, नागास और जितने भी है योगी, ये लोग उस दिन स्नान करते हैं इन शुभ मुहूर्तों पे। बाकी ये 45 दिन रोज स्नान होगा और महाकुंभ का इसमें पुण्य प्राप्त होगा। ऐसी मानना है कि महाकुंभ के मेला में जो स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और भाइयों, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस महाकुंभ मेला 2025 में लगभग 45 करोड़ लोगों यानी श्रद्धालुओं को आने की संभावना है। ये एक एस्टिमेशन है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं, आज तो मान लीजिए 19-20 जनवरी ही है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब तक उसमें 9 करोड़ लोग ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं। और ये गणना रोज़, हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक सेकंड बढ़ती जा रही है, लोगों की डुबकियाँ लगती जा रही है। सरकार ने विशेष ट्रेन का व्यवस्था किया, बस का व्यवस्था किया, हवाई जहाज़ की व्यवस्था है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि लोग देश और विदेश से आए और इस महाकुंभ मेला में डुबकी लगाए, उसका आनंद ले और अपने पुण्य की प्राप्ति करें, अपने पापों का सर्वनाश करें, पापों को धोए और एक आध्यात्मिक ज़िंदगी की शुरुआत करें। इस तरह का आयोजन महाकुंभ मेला में किया जाता है। अगर आप महाकुंभ मेला में जाएंगे तो आपको अनेक प्रकार के दृश्य, स्पिरिचुअल दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म की विशेषता है, इसमें बहुत सारे अखाड़ाज है, नागा है, बहुत सारे अखाड़ा है। वो सब अखाड़ा अपने अपने प्रदर्शन यानी भव्य प्रदर्शन के साथ आते हैं, जिसमें शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं, योग का प्रदर्शन करते हैं, अध्यात्म का प्रदर्शन करते हैं और सात्विक रूप से वहाँ रहते हैं। कोई वहाँ मांसाहार नहीं होता, नॉन वेजिटेरियन फूड नॉट अलाउड। वहाँ पे कोई मदिरा पान नहीं होता, वहाँ पे कोई उल्लड़पन नहीं होता, कोई इनडिसिप्लिन कार्य नहीं होता। जितने भी लोग आते, पुरुष, महिला, योगी, संत, महात्मा, नेता, अभिनेता, जितने भी लोग वहाँ आते, सब एक ही रंग में रंग जाते हैं और वो है महाकुंभ का रंग। उसमें ना कोई जाति होती है, ना कोई किसी का धर्म पूछता है। जो भी आता, गंगा मैया में त्रिवेणी संगम पे, गंगा जमुना सरस्वती के संगम मिलन स्थल पे लोग वहाँ होली दीप लगाते हैं, एकदम शुद्ध प्रकार से उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और मन में एक ही भाव लेकर जाते हैं कि हमारे सारे पाप इस महाकुंभ में, इस डुबकी के साथ ही धुल जाएं, मैं फिर से पवित्र हो जाऊं, कंचन हो जाऊं और फिर से मैं भगवत प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाऊं। जो मेरे से भूल हो गई, इसके आगे मैं अच्छा जीवन जीऊँ। यही कामना लेकर के सभी लोग आते हैं, सभी जितने भी लोग आते हैं, जैसे 45 करोड़ लोग आने की बात कही गई है, सबके मन में एक ही धारणा। कोई मेला देखने नहीं आता, कोई इंटरटेनमेंट करने नहीं आता, सबके मन में बड़ी धार्मिक भावना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इतना बड़ा भीड़, 40, 45, 50 करोड़ लोगों के आने का, जाने का, रहने का व्यवस्था कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा मैनेजमेंट है। इसको आप समझेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कैसे प्रशासन, यूपी का प्रशासन ये कर रहा है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस व्यवस्था कैसे इतने लोगों को स्मूथली आने भी दे रहे, जाने भी दे रहे। उनका स्नान का व्यवस्था किया, कपड़ा बदलने का व्यवस्था किया, महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए रूम बनाए गए, इतने लोगों के लिए स्वच्छता का प्रोग्राम किया गया है, इतने लोगों के भोजन का इंतजाम है, फ्री भोजनालय है। मतलब ऐसे ऐसे भंडारा लगे हुए कि आप 24 घंटा में कभी भी वहाँ भंडारे में लाइन में लग जाइए, आपको भोजन मिल जाएगा। और सादा भोजन मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी और ये अचार पापड़, ये साधारण भोजन आपको मिलेंगे, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन और बड़ी स्वच्छता से बनाए हुए भोजन वहाँ मिल रहे हैं। तो ख़ास करके ये जो है पूरे दुनिया में आज चर्चा का विषय है। जहाँ भी आप जाइए, गूगल सर्च में जाइए, सबसे ज़्यादा जो सर्च हो रहा है, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, USA, जापान, जहाँ भी सर्च हो रहा, महाकुंभ मेला 2025 के बारे में इतने सर्च हो रहे हैं कि दुनिया में जितने भी ट्रेंडिंग सर्च है सबको ओवर पावर कर, सबको रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि सबसे ज़्यादा सर्च महाकुंभ के बारे में लोग कर रहे, लोग आना चाहते हैं। और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई है, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई है। और महाकुंभ मेला जो है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ा कोरिलेशन है, बहुत संबंध है। इसको समझने के लिए अगर आप थोड़ी 1-2 पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए 45 से 50 करोड़ लोग का आना और जाना होगा, वो कम से कम कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तक स्टे भी करेंगे। उनका आने का जो टिकट है
जो यात्रा का कॉस्ट है, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, टैक्सी हो गया, ऑटो हो गया, लोकल कन्वीनियंस हो गया, वो खर्चा अरबों रुपए का होगा। फिर उनका होटल में स्टे का खर्चा वो भी करोड़ों अरबों में जाएगा। फिर अगर सबने 2 दिन 4 दिन में कुछ खाया पिया, पानी पिया, कुछ सामान खरीदा, तो वो उसका ट्रांजैक्शन भी अरबों रुपए में होगा। और उसमें मान लीजिए पानी का बोतल है, उसमें मान लीजिए कंबल है, ब्लैंकेट है, मान लीजिए माला है, और भोजन की सामग्री है, तेल है, मसाला है, चावल है, दाल है, आटा है, गेहूँ है, ये सब चीज़ों की बिक्री वहाँ पे बढ़ जाएगी। ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन इनका इतना ज़्यादा होगा कि यूपी की सरकार उसमें 2 लाख करोड़ की आमदनी, रेवेन्यू, सरकारी रेवेन्यू का उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया कि इस महाकुंभ से एक स्टेट गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ की लीगल रेवेन्यू प्राप्त होगी। ये लीगल रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जैसे जीएसटी हो गया, वैट ऑन पेट्रोल डीजल हो गया, यात्रा से संबंधित बस भाड़ा हो गया, होटल का हो गया, उसके ऊपर जीएसटी हो गया, वगैरह वगैरह। जो सरकार को आमदनी प्राप्त होगी वो है 2 लाख करोड़। और जो जनता यानी जो कमर्शियल लोग हैं, जो उसमें व्यापारी जिन्होंने स्टॉल लगाया है या जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे, बस चला रहे, नाव चला रहे इत्यादि, इनका ट्रांजैक्शन भी अरबों में होगा। अब मान लीजिए सिर्फ जीएसटी अगर 18% अगर सरकार रेवेन्यू पकड़ रही है, 18% से उनको 2 लाख करोड़ होगा, तो 2 लाख करोड़ आमदनी यानी जीएसटी प्राप्त करने के लिए कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा, ये आपको रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए। 118 रुपया अगर खर्च होता तो उसमें 18 रुपया जीएसटी सरकार करेगा, और 100 रुपये का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो व्यापारी के बीच में हो गया। तो अगर 18 मतलब कम से कम 6 गुना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, तब 18% इनको रिवेन्यू प्राप्त होगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर 2 लाख करोड़ रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है यूपी गवर्नमेंट को, तो उसका 6 गुना ट्रांजैक्शन होगा, यानी 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन महाकुंभ में कम से कम होगा, तब यूपी सरकार को 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, रिवेन्यू, वैट कलेक्शन होगा। ये आप अनुमान लगाइए, 12 लाख करोड़ का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सिर्फ महाकुंभ की वजह से हो जाएगा ड्यूरिंग 45 डेज। अब बताइए, इतना बड़ा अर्थशास्त्र कहीं है? किसी किसी देश का इतना बजट भी नहीं है, किसी किसी राज्य के इतनी जनसंख्या नहीं है। 45 करोड़ लोग आने का मतलब हो गया पाकिस्तान जैसे 2 देश की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो भी सिर्फ 20 और 20 40 करोड़ ही उनकी आबादी है। तो और अमेरिका की आबादी अगर जो उसमें जोड़ा जाए तो भी महाकुंभ में आने वाले यात्रियों से उनकी आबादी कम है। दुनिया में कम से कम 100-200 देश ऐसे होंगे जिनकी आबादी महाकुंभ में आने वाले यात्रियों से कम है। चाहे वो मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, किसी भी जगह का ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, है आप रसिया का, यहाँ तक पॉपुलेशन जो है महाकुंभ में आने वाले यात्रियों से कम है। तो भाइयों, ये महाकुंभ कोई छोटा मोटा इवेंट्स नहीं है, ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये मेगा कार्यक्रम है। इसके साथ भारत की इकोनॉमी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और नॉट ओनली दिस, इसी क्रम में अगर आप सोचते जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी रिलीजियस एक्टिविटी के साथ जोड़ी गई है, और ये हमारे पूर्वजों ने जोड़ी है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे। और आपको अनुमान सिर्फ लगाना है तो अनुमान लगाइए, छठ पूजा जो भारत के कम से कम आधे हिंदी बेल्ट में मनाया जाता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड,